अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि ईआरपी सिस्टम जो है वो कैसे डेवलप हुए से मुराद ये है कि ईआरपी सिस्टम कैसे इवॉल्व हुए। हमने ये क्लास में भी काफ़ी बार डिस्कस किया है कि हम फाइल सिस्टम से शिफ्ट हुए हैं ईआरपी सिस्टम पे। अब फाइल सिस्टम से ईआरपी सिस्टम पे शिफ्ट होने की एक वजह, जो मेजर वजह है, बड़ी वजह या जिसकी वजह से हम शिफ्ट कर पाए, वो ये थी कि कंप्यूटर सिस्टम जो है हमारे इवॉल्व हुए हैं। कंप्यूटर सिस्टम इवॉल्व होने का मतलब ये है कि हमारे पास पहले जो कंप्यूटर सिस्टम बहुत बड़ी मशीन्स थी और उनकी वर्किंग कैपेसिटी कम थी लेकिन साइज़ बहुत ज़्यादा था। वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हुआ और हमारी कैपेसिटी जो है, वर्किंग कैपेसिटी ज़्यादा होती गई, जबकि हमारी जो विड्थ है या साइज़ है मशीन का वो छोटा होता गया। तो जब ये इवॉल्व होना शुरू हुआ तो उससे सॉफ्टवेयर इवॉल्व होना शुरू हुए और सॉफ्टवेयर इवॉल्व होना शुरू हुए तो हमने ऐसे सॉफ्टवेयर बनाने शुरू किए जो कि हमारी एक एंटरप्राइज को सपोर्ट कर सकें। तो हमने जैसा कि लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था बार बार कि किसी भी ईआरपी सिस्टम की बैकबोन क्या है, उसकी डेटाबेस। हमने इसी चीज़ को अच्छा, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि आप लोगों को ऐसे फील होता होगा कि जैसे मैं एक ही चीज़ बार बार दोहरा रहा हूँ। तो एक ही चीज़ को बार बार दोहराना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक ही चीज़ है जिसकी बेस पे ईआरपी खड़ी है और ईआरपी क्या है, वही चीज़ें हैं जो हमने बार बार दोहराई हैं। अच्छा, अब ऐसे कई लोग हैं, मुझे लगता है जहाँ तक कि आप लोगों में से कई लोगों को ये कन्फ्यूजन भी होगी कि हमने कोर्स में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा। मतलब हमने जिस तरह नॉर्मली इस कोर्सेज में होता है कि हम कोई 10-15 स्लाइड्स तक नहीं गए, 10-15 हमने लेक्चर स्लाइड्स नहीं है, मतलब हमारे 10-15 चैप्टर हमने नहीं कवर किए, या हम लोगों ने कुछ लंबे लंबे नोट्स नहीं देखे। तो इस तरह के मामले कई लोगों को लगते होंगे कि हमने नहीं किए। आपको बिल्कुल सही लगता है, हमने खुद ही ऐसा नहीं किया, जानबूझ के ऐसा ही नहीं किया। अच्छा, जिन लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि अगर हम कर लेते तो हम शायद कुछ ज़्यादा सीख लेते, तो उनके लिए मैं ज़रूर एक ऐसा ट्यूटोरियल या ऐसा एक लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा जिसमें हम पूरी बुक का एक रिव्यू करेंगे। उस पूरी बुक के रिव्यू के अंदर मुझे पता है कि सबसे पहले आपको टेंशन होगी कि वो कोर्स फाइनल टर्म के सिलेबस में शामिल होगी। हम उसको फाइनल टर्म के सिलेबस में शामिल नहीं करेंगे, हम उसको फाइनल टर्म के सिलेबस में शामिल नहीं करेंगे, लेकिन हम उसको एक बार रिव्यू ज़रूर करेंगे ताकि जो कन्फ्यूजन्स हैं हमारे यहाँ, हमारे कुछ स्टूडेंट्स के जहन में होंगी ज़रूर कि हमने कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा, तो वो उनके क्लियर हो जाए कि हमने वो सारी चीज़ें जो उस बुक के अंदर हैं वो कवर की हैं, लेकिन किसी और तरीके से। हमारा जो एक टिपिकल वे चलता आ रहा था कि स्लाइड्स भर भर के 25-25, 30-30 स्लाइड की एक फाइल आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सेंड कर दो और उसी को इंग्लिश पढ़ पढ़ के उसके ऊपर से सुना दें और आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन आपके पास डाटा जो है, कंटेंट जो है वो भर भर के आ रहा है, उसकी समझ आ रही है नहीं, उससे कोई कंसर्न नहीं होता था। लेकिन मेरा ज़रा टीचिंग स्टाइल थोड़ा सा और है, इसलिए हमने सारा कुछ वही है, लेकिन हमने ज़रा उसका शॉर्ट फॉर्म में किया है। तो हम इसका एक नेक्स्ट ट्यूटोरियल या वीडियो जो है लेक्चर में रिकॉर्ड करूँगा, उसमें हम पूरी बुक का एक बार रिव्यू करेंगे और हम देखेंगे कि हमने क्या क्या कुछ कवर कर लिया हुआ है। और इस बुक के 8 चैप्टर से मैंने क्लास में भी बताया था, आप लोगों में से 80% से भी ज़्यादा लोगों ने बुक ही ओपन नहीं करके देखी थी अभी तक। तो इस बुक के 8 चैप्टर हैं आप सबके इन्फॉर्मेशन के लिए, और उनमें से जो शुरू के चंद चैप्टर्स हैं वो हमने इन लेक्चर्स में तसल्ली से और डिटेल से पूरे कवर किए हैं। और उसके साथ साथ हमारी जो डिटेल चीज़ें थी फर्दर नीचे के चैप्टर्स में, उसमें आपकी जो हमने चीज़ें यहाँ पे कवर की थी कि आपका एचआर कैसे मैनेज होता है, आपकी मार्केटिंग और सेल्स की टीम कैसे मैनेज करती है चीज़ें, आपकी फाइनेंस की टीम्स कैसे मैनेज करती हैं चीज़ें, और उसके साथ साथ आपके सीआरएम जो कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट टीम्स हैं वो कैसे मैनेज करती हैं चीज़ें। वो सारी चीज़ें हम एक ओवरव्यू अच्छे से देख चुके हैं, जबकि उसकी बहुत डिटेल वर्जन जो है वो हमारी बाकी चैप्टर्स में है। अब वो बहुत डिटेल वर्जन हमने क्यों नहीं किया, वो हमने इसलिए नहीं किया कि आप लोग बिजनेस के स्टूडेंट नहीं हैं। आपके इस कोर्स का मकसद जो था, बेसिक आउटकम था, वो ये था कि आप सबको एक ईआरपी की डेफिनेशन समझ आ जाए कि ईआरपी बनती कैसे है, ईआरपी होती क्या है, ईआरपी रन कैसे होती है, और ईआरपी के बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं।
तो मुझे उम्मीद है कि वो हम सबको, मतलब आप सब क्लास के हर स्टूडेंट को जो फर्स्ट बेंच पे बैठता है या लास्ट बेंच पे बैठता है, सबको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि ईआरपी शुरू से लेके आखिर तक है क्या। बाकी रह गई बात कि आपको उसमें से कितना डेप्थ में आता है। वो डेप्थ में आने का डिपेंड तब करता है जब आप उस पर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, अब इसके साथ साथ हमने शुरू में डिस्कस किया था कि हम कुछ सॉफ्टवेयर्स भी देखेंगे, जिस तरह एक सैप है, ओरेकल है, माइक्रोसॉफ्ट के हैं कुछ सॉफ्टवेयर जो हमारे पास ईआरपी एंटरप्राइज सिस्टम को मैनेज कर रहे हैं। अब मैंने सैप में, क्योंकि वो फ्री डेमो एक देते होते हैं लेकिन वो कंपनीज को देते हैं, तो मैंने एक कंपनी के तौर पे वहाँ पे फ्री डेमो की रिक्वेस्ट की हुई है। अगर वो मेरा डेमो एक्सेप्ट हो जाता है और मुझे डेमो के लिए वो अकाउंट दे देते हैं, तो मैं वहाँ से डेमो का जो भी मुझे एक्सेस मिलेगी उसकी एक वीडियो ट्यूटोरियल या लेक्चर बना के वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। लेकिन अगर वो नहीं मिलती तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके इर्द गिर्द बेतहाशा ईआरपी सॉफ्टवेयर्स चल फिर रहे हैं, मतलब वर्किंग में हैं इस वक्त। मैंने उसकी कई मिसालें आप लोगों को दी थी, आप लोग उन पे गौर करेंगे तो आपको एक ईआरपी का पूरा सिस्टम समझ आ जाएगा। इसके साथ साथ मैंने आपको मिड टर्म में भी और असाइनमेंट्स में भी बार बार ईआरपी का डिज़ाइन, उसके बिजनेस फंक्शन, उसके बिजनेस प्रोसेसेस वो सारे दिए हैं, और यही चीज़ें हमने पूरे बुक के अंदर बार बार रिपीट करनी थी, जबकि मैंने आपको वो प्रैक्टिस के तौर पे करवा दी है। होपफुली आप सबको वो समझ आ गया होगा, और जो अब थोड़ी सी कन्फ्यूजन रह गई है वो हम एक बार पूरी बुक का ओवरव्यू करके वो भी कवर कर देंगे। तो ये शुरू की तमहीद मैंने इसलिए बांधी कि हमारे पास इस वक्त ये ठीक है कि बहुत ज़्यादा डाटा नहीं है, लेकिन हमने जो किया है वो उस बहुत डाटा को कवर कर रहा है। लेकिन अगर फिर भी कन्फ्यूजन होगी तो उसके लिए हम एक लेक्चर क्रिएट कर देंगे। ओके, तो हम वापस आते हैं। तो ईआरपी के डेवलपमेंट के अंदर हम थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन देख लें कि ईआरपी करता क्या है, कि इंटीग्रेट करता है कंपनी के ऑपरेशंस को किसी एक सिस्टम के साथ। अच्छा, वो क्या करेगा कि कंपनी वाइड, मतलब पूरी कंपनी के ऊपर फैला हुआ एक कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट है। जिस तरह हमने गोरमे की मिसाल ली थी, बाटा की मिसाल ली थी, मिचेल्स की मिसाल ली थी, तो उस पूरी कंपनी के अंदर एक ही कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट चल रहा है, या एक ही कंप्यूटिंग सिस्टम चल रहा है जो कि पूरी कंपनी को एक दूसरे के साथ जोड़े हुए है, मतलब पूरी कंपनी के सब डिपार्टमेंट्स को एक दूसरे के साथ जोड़े हुए हैं। तो ये एक ईआरपी है। अच्छा, अब इसमें फिर वही डाटाबेस आ गई। जो डाटाबेस है उसके अंदर डाटा पड़ा हुआ है, और वो सब फंक्शनल एरियाज को, मतलब जितने भी फंक्शंस, बिजनेस फंक्शंस हमने पढ़े हैं लास्ट लेक्चर में, तो वो बिजनेस फंक्शंस जो हैं वो सारे एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट होते हैं डाटाबेस के थ्रू। अच्छा, अब उसके साथ साथ ये क्या करता है कि ये इंफॉर्मेशन डिलीवर करता है, कांस्टेंट इंफॉर्मेशन डिलीवर करता है। मतलब कांस्टेंट इंफॉर्मेशन क्या होती है कि जो आपकी इंफॉर्मेशन एक बार सेव हो गई है एक जगह पे, वही इंफॉर्मेशन आगे जाएगी, उस इंफॉर्मेशन में चेंजेस नहीं आएंगे। आप उसको कंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। मतलब अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे पास, फॉर एग्जांपल मैं गवर्नमेंट की एग्जांपल लेता हूँ, अगर एक जगह पे लिखा हुआ है कि हमारी 5 फरवरी की जो प्रोडक्शन है वो है 10,000 ब्रेड, तो वो बेशक आपकी लाहौर की कोई ब्रांच है, इस्लामाबाद की ब्रांच है, ओकाड़ा की ब्रांच है, कहीं की भी कोई ब्रांच है, सबके पास एक ही डाटा शो होगा कि हमारी 5 फरवरी की जो प्रोडक्शन है ब्रेड की वो कितनी है। वो जो भी मैंने यूनिट दिया था, आई थिंक मैं खुद भूल गया हूँ, 10,000 या 5,000 जो भी उस दिन की प्रोडक्शन होगी, वो सबके पास सेम डाटा शो हो रहा होगा, उसमें कोई एम्बिग्युइटी नहीं होगी। तो रियल टाइम डाटा जो है वो सब बिजनेस फंक्शंस के साथ या सब डिपार्टमेंट के साथ शेयर करता है कि ईआरपी किसके थ्रू, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस के थ्रू। ठीक है, आई थिंक बहुत अच्छे से आप लोगों का भी क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा, अब करंट ईआरपी जो है वो कैसे इवॉल्व कैसे हो गया, मतलब इतना बेहतरीन लेवल पे कैसे आ गया कि अब हम उससे प्रेडिक्शन भी कर लेते हैं, अब हम उससे उस डेटाबेस की बेस पे सारे काम ले लेते हैं। वो इवॉल्व होने के पीछे मेजर जो चीज़ें थी वो क्या थी, कंप्यूटिंग पावर बढ़ गई हमारी। आपने अगर I2C मतलब इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग पढ़ा होगा तो उसमें आप लोगों ने बेसिक से पढ़ा होगा कि आपके कंप्यूटर्स किस तरह इवॉल्व हुए। तो क्या होता था, पूरे कमरे जितना सिस्टम होता था, लेकिन उसकी
वर्किंग पावर जो है, ये कंप्यूटिंग पावर जो है वो चंद MBs तक होती थी, जबकि अब आपके हाथ में पड़ा हुआ एक मोबाइल जो है उसकी वर्किंग पावर उस पूरे कमरे के सिस्टम से कहीं ज़्यादा है, और वो एक आपके हाथ में पूरा आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम देखते हैं कि हमारा कंप्यूटर, जैसे ही कंप्यूटिंग पावर इवॉल्व हुई है, हमारे पास जो है वो डाटा प्रोसेस करने की कैपेसिटी भी बढ़ गई है। इसी तरह मेमोरी, मैंने एक कुछ अर्सा पहले इमेज देखी थी, मैं कोशिश करूँगा वो मिले तो मैं इधर लगा दूँ, अगर नहीं भी तो आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे कि ओल्ड हार्ड डिस्क, तो एक हार्ड डिस्क मैंने देखी थी, वो बहरी जहाज़ से उतार रहे थे, और वो तकरीबन 10-15 फुट ऊंचाई में और इतनी ही चौड़ाई में थी। इतनी बड़ी एक ऐसे वो कुछ कंटेनर होता है, कंटेनर की तरह की हार्ड डिस्क उतारी जा रही थी बहरी जहाज से, और उसके ऊपर लिखा था 512 MB। मतलब वो इतनी बड़ी हार्ड ड्राइव सिर्फ 512 MB डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी रखती थी। अब इतने बड़े साइज में अगर आप हार्ड डिस्क को रखो ना, तो आज के दिनों में उसमें टेराबाइट्स बल्कि हेक्साबाइट्स में डाटा आ सकता है, इतना डाटा की कैपेसिटी हमारी। तो मेमोरी जो है वो हमारे पास इन्हेंस हो गई, हमारे पास मेमोरी की कैपेसिटी बढ़ गई, उसकी वजह से हम ज़्यादा डाटा स्टोर कर सके। ज़्यादा डाटा जब एक जगह पर स्टोर कर सके तो हमने सोचा कि हम ज़्यादा डाटा एक जगह पर स्टोर तो कर लिए, अब इसको लिंक कर दें। अच्छा, अब जब लिंक करने लगे फिर हमारे पास आ जाएगी कम्युनिकेशन में हमारी नेटवर्किंग आ जाती है, नेटवर्किंग आती है, हमारा इंटरनेट आ जाता है। तो हमने उसको उस नेटवर्किंग के थ्रू कनेक्ट कर दिया एक दूसरे के साथ। इन सारी चीज़ों, कंप्यूटेशनल पावर, मेमोरी और कम्युनिकेशन, मतलब आपका इंटरनेट या नेटवर्किंग, वो सारी चीज़ों ने मिल के ERP को इवॉल्व करके एक नेक्स्ट लेवल पे ले आई है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारी ERP जो है वो इतनी स्पीड से कैसे इवॉल्व हुई है। अच्छा, अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी अटेम्प्ट कब हुई थी, जब पहली अटेम्प्ट कब हुई थी, जब हमने कोशिश की थी कि हम एक ERP क्रिएट करें। अच्छा, मिड-90s के अंदर टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जो है वो काफ़ी बेहतर हो गया। ओके, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे एयरपोर्ट मेरे ख्याल से बहुत करीब है, तो जहाज़ उनकी आवाज़ आती रहेगी, तो प्लीज़ इसको इग्नोर करें। अच्छा, तो मिड-90s के 80s के अंदर क्या हुआ कि हमारी टेलीकम्युनिकेशन जो है वो उसकी डेवलपमेंट या उसकी एवोल्यूशन हुई, और उसके बाद हमारी टेलीफोन्स इजाद हुए। टेलीफोन्स के बाद हमारी वायरलेस ट्रांसमिशन हुई। ट्रांसमिशन के साथ साथ फिर हमारा डाटा ट्रांसफ़र हुआ थ्रू वायर्स और वायरलेस। उससे क्या हुआ कि हमारी कम्युनिकेशन जब बेहतर हुई तो हमने कहा कि हम जो कम्युनिकेशन दो सिस्टम्स के अंदर हो रही है, उसके अंदर अपना जो डाटा है हमारी एक बिजनेस रिलेटेड फर्म का, वो भी एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। तो खैर मिसाल थोड़ी सी ऑड हो रही है, हम इसको वापस अपनी उसी कैपेसिटी में लेकर आते हैं। तो क्लाइंट सर्वर जब हमारा कम्युनिकेशन शुरू हुई तो हमने उसको यूज़ करना शुरू कर दिया अपनी जो हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम था उसके अंदर। अब इसको कैसे यूज़ करना शुरू कर दिया, इसको मैं थोड़ा सा, शायद कन्फ्यूजन क्रिएट हो आप लोगों के जहन में, तो मैं उसको थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। आपके एक कंपनी के अंदर 10 सिस्टम लगे हैं। फाइल, अब आ जाए वापस हम वो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम जो था ना उस पर आते हैं। आपकी कंपनी के अंदर 10 डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट के पास अपना अपना एक कंप्यूटर है। ये 80s की बात कर रहा हूँ जब कंप्यूटर थोड़े आम हो गए थे और कमर्शियली यूज़ हो रहे थे। तो हर 10 डिपार्टमेंट्स के पास अपना अपना कंप्यूटर है, लेकिन वो एक दूसरे से इंटरलिंक नहीं थे। पहले हर कंप्यूटर अपना अपना डाटा सेव रखता था। अब क्या हुआ, जब हमारी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बन गया, मतलब आप एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करना पड़े, तो हमने क्या कहा कि अच्छा चलो कि एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, अब इनका डाटा भी शेयर करता। जब डाटा शेयर किया तो हमने कहा कि ये हर कंप्यूटर ने अपना अपना डाटा जो रखा है और ये शेयर भी कर रहे हैं, तो बजाय इसके हम सारे कंप्यूटर्स अपना अपना डाटा रखें और एक दूसरे से शेयर करें, हम सब कंप्यूटर्स का डाटा उठाते हैं, एक जगह पे रखते हैं और फिर उस एक जगह को सारे कंप्यूटर्स के साथ शेयर कर देते हैं। अब होगा क्या
कि वो 10 डिपार्टमेंट्स में कंप्यूटर तो पड़े हैं लेकिन डाटा एक 11वीं जगह पे पड़ा है, लेकिन वो 11वीं जगह ऐसी है जिससे सब 10 के 10 कंप्यूटर कनेक्टेड हैं। अब जिस कंप्यूटर को भी डाटा चाहिए जिस कंप्यूटर को भी डाटा चाहिए वो उस 11वीं जगह पे आएगा जो कि डाटाबेस होगी, वहाँ से अपना डाटा उठाएगा और वापस अपने सिस्टम पे ले जाएगा, और जो भी एडिट करना होगा वो भी एडिट करके उसी डाटाबेस के अंदर 11वीं जगह में रखेगा ताकि बाकी 10 सिस्टम भी उसको, बाकी 9 सिस्टम भी उसको एक्सेस कर सकें। होपफुली मिसाल आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अच्छा, अब इसके पास स्केलेबिलिटी आ गई हमारे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हम इसके अंदर न्यू हार्डवेयर और इसकी वर्किंग कैपेसिटी जो है वो और बेहतर करने लग पड़े। ओके, अब इसके बाद क्या हुआ, 1980s के अंदर ही हार्डवेयर की सपोर्ट जो है वो बढ़ गई, हमारी हार्डवेयर जो है वो बेहतर होने लग पड़ी। ओके सॉरी, ये हमारा चौकीदार है तो इसको भी बर्दाश्त करें क्योंकि इस वक्त काफ़ी लेट नाइट हो गई है। मैं 12-1 बजे के करीब लेक्चर नॉर्मली रिकॉर्ड करता हूँ, दिन की मसरूफियत इस तरह की होती है तो कि रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती। ओके, हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। होता क्या है कि 1980s में जब हमारे कंप्यूटर फास्ट हो रहे हैं, हमारे कंप्यूटर हर दिन के साथ आपको, अच्छा अगर किसी पर्सन को इंटरेस्ट हो ना तो नेटफ्लिक्स पे, मतलब नेटफ्लिक्स का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर भी, और उसके अलावा कई जगहों पे वैसे भी अगर आप लिखोगे ना हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर एवोल्यूशन, तो आपको बड़ी मज़े की डॉक्यूमेंट्री 25, 30, 40 मिनट की डॉक्यूमेंट्रीज मिल जाएंगी जिसके अंदर ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल से बताई हुई हैं कि कैसे कंप्यूटर जो है वो हर गुजरते दिन के साथ इवॉल्व हुए हैं। तो ये एक ऐसा दौर है ना 80 से लेके 90s तक, जिस तरह अब हमारे पास रोज़ाना कोई नई एप्लीकेशन आती है ना, तो इस दौर में रोज़ाना डेवलपमेंट होती थी कंप्यूटर के हार्डवेयर के अंदर। जैसे आज हमें पता चलता है ना कि अब वो नई एप्लीकेशन आ गया, फला एप्लीकेशन आ गया, फला एप्लीकेशन जो वायरल हो गई, इसी तरह तब क्या होता था, तब कंप्यूटर के हार्डवेयर पे इसी स्पीड से काम हो रहा था। तो हर गुजरते दिन में कोई इंटेल उन दिनों था, AMD था, और इस तरह की और भी कई कंपनीज थी, डेल था, ये लोग अपने प्रोसेसर्स और अपनी हार्डवेयर पे बहुत काम कर रहे थे। तो हर गुजरते दिन में कुछ ना कुछ नई एडवांसमेंट होती थी और उससे वो स्पीड से स्केलेबल होता था। स्केलेबिलिटी का मतलब यही है कि चीज़ें जो है वो बढ़ रही थी, मतलब इवॉल्व हो रही थी बहुत स्पीड के साथ। तो फास्ट कंप्यूटर होना शुरू हो गए, नेटवर्क एक्सेस आसान होनी शुरू हो गई, और डाटाबेस की टेक्नोलॉजी जो है वो इवॉल्व होने लग पड़ी और बेहतर हो गई। ठीक है, तो इस तरह से कंप्यूटर जो है वो इवॉल्व हुए और हमारे एक ERP की तरफ आ गए। अच्छा, अब हम आते हैं कि ERP जब डेवलप करनी शुरू की कंपनीज ने तो उनको क्या फ़ायदा हुआ या उन्होंने क्या फ़ायदा देखा जिसकी वजह से उन्होंने एक ERP सिस्टम को रखना शुरू किया या अडॉप्ट करना शुरू किया। अच्छा, अब होता क्या था, ऊपर टॉप मैनेजमेंट है, नीचे उसके सब डिपार्टमेंट्स हैं। अब इंफॉर्मेशन जो है ना, अगर आप इसको फाइल सिस्टम में ले जाएं तो क्या करना पड़ेगा, टॉप मैनेजमेंट को हर वो ही 10 डिपार्टमेंट्स वाली मिसाल लेता हूँ, हर 10 डिपार्टमेंट्स में जाके हर डिपार्टमेंट की प्रोग्रेस देखनी पड़ेगी। जबकि ERP आई तो उसने क्या किया, उसने कहा जी मैंने 11वीं जगह पर डाटाबेस रखी हुई है, आप उन 10 के पास जाने के बजाय इधर मेरे पास आओ और मेरे पास आके हर डिपार्टमेंट की डिटेल वहाँ से उठा लो और वो आपस में इंटरलिंक भी होगी। तो वो सबसे पहला फ़ायदा तो मैंने टॉप मैनेजमेंट को ये नज़र आया कि हाँ, मैं हर बंदे के पास अलग से एक्सेस नहीं मुझे करना पड़ रहा। अच्छा, अब ये हम इसको फिजिकल के बजाय अगर वर्चुअली भी लेना तो होगा क्या कि अगर 10 डिपार्टमेंट्स अलग अलग काम कर रहे हैं कंप्यूटर्स पे, तो टॉप मैनेजमेंट को हर डिपार्टमेंट को अलग अलग वर्चुअली भी एक्सेस करना पड़ेगा। वर्चुअल एक्सेस का मतलब कि नेटवर्क के थ्रू भी अगर एक्सेस करते हैं तो हर डिपार्टमेंट को अलग अलग एक्सेस करना पड़ेगा। जबकि अगर एक सेंट्रलाइज डाटाबेस होगी तो वो सिर्फ वो सेंट्रलाइज डाटाबेस पे जाएगा और सारे डिपार्टमेंट्स का डाटा कलेक्ट कर लेगा। अच्छा, ये चीज़ें शायद अभी आप लोग उस अच्छे तरीके से रिलेट ना कर पाएँ, लेकिन इसको समझें और रिलेट करने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप डेवलपमेंट साइड पे आते हैं, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना पड़ते हैं लगेंगे, तो आपको डेटाबेस के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ भी आ जाएंगे और इनको आप रिलेट भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक हो गया? तो ये बरल इसका फ़ायदा था अडॉप्ट करने का। अच्छा, टॉप मैनेजमेंट क्या करती है, टॉप मैनेजमेंट अपने अकाउंट्स देखती है,
अकाउंट्स पेबल क्या है, टॉप मैनेजमेंट सबसे ऊपर बैठी है, उसके नीचे फाइनेंस डिपार्टमेंट है, फाइनेंस ने क्या देखना है कि अकाउंट्स हमारे जो है वो पेबल कौन से, रिसीवेबल कौन से। अब पेबल में कौन से आएंगे जो उन्हें सप्लायर्स को देने हैं, ये उसकी पूरी एक डायग्राम बनी हुई है। अकाउंट्स जो है वो पेबल कौन से होंगे जो हमने सप्लायर्स को देने हैं, और जो रिसीवेबल होंगे वो हमने किससे लेने हैं, कस्टमर से या क्लाइंट से हमने जो पैसे वसूल करने हैं वो। फिर उसके बाद सेल्स और मार्केटिंग की टीम आ जाएगी। सेल्स और मार्केटिंग की टीम जो है वो क्या करेगी, वो सेल्स हमारे से जनरेट करेगी या ऑर्डर्स जनरेट करेगी। फिर उसके बाद काम जो है वो 3 में डिवाइड हो जाएगा। प्रिक्योरमेंट हो जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी और लॉजिस्टिक हो जाएगी। प्रिक्योरमेंट क्या करेगी, आपका रॉ मटेरियल इकट्ठा करेगी जिसमें सप्लाईज का काम आ जाता है। फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग होगी, मैन्युफैक्चरिंग में चीज़ें बनेगी, लॉजिस्टिक में चीज़ें जो है वो शिप होंगी। अब वही अगर मैं ये कहूँ कि घिसा पिटा फ्लो जो हम बार बार डिस्कस करते आ रहे हैं वही यहाँ पे दोबारा आ रहा है। और ये आप ERP की कोई भी बुक उठा के देखेंगे या जो हम बुक फॉलो कर रहे हैं उसको उठा के देखेंगे, उसमें यही चीज़ें बार बार रिपीट होती रहेंगी। क्यों? क्योंकि यही तो एक बेस है ERP की, इन्हीं की बेस पे तो ERP चल रही है। तो इसलिए इसको बियर करें और इसको मेरे साथ साथ हजम करने की कोशिश करें आप लोग। ओके, तो इस तरह से हमारा एक पूरा फ्लो जो है वो हायर मैनेजमेंट के सामने क्लियर है। इवन उसके अंदर उसके अकाउंट्स क्लियर हैं, उसको ये भी पता चल रहा है कि मेरी सप्लाईज कहाँ से आ रही हैं, मेरी मैन्युफैक्चरिंग किस स्टेज पे है, मेरी लॉजिस्टिक किस स्टेज पे है, कस्टमर तक अगर मेरा डाटा या आपकी प्रोडक्ट जो है वो पहुंच गई है तो उससे कितने पैसे रिसीव हुए हैं या कस्टमर उससे सेटिस्फाई है या नहीं। तो वो सारा कुछ जब उसको एक सिस्टम पे मिल रहा है तो वो खुशी होगा और उसने अडॉप्ट करना ही करना था, आज नहीं तो कल, ERP सिस्टम को। अब फिर वही डाटा फ्लो। अच्छा, ये पिक्चर मैं वैसे लगाना नहीं चाह रहा था लेकिन मैंने दोबारा इसलिए लगाई कि मुझे यकीन था कि आप लोगों को कई लोगों को नहीं अभी तक समझ आया होगा कि एक ERP की बैकबोन क्या होती है। और वो मुझे और क्लियर तब हो गया जब लास्ट क्लास में मैंने क्लास में सबसे पूछा कि एक ERP की बैकबोन क्या होती है या ERP किस पे बेस करती है, तो कोई एक पर्सन भी मुझे नहीं बता सका कि डेटाबेस। जबकि डेटाबेस में पहले लेक्चर से जो हमारा ऑन कैंपस इंट्रोडक्शन हुआ था उससे लेके आज के दिन तक एक ही रट लगा रहा हूँ कि डेटाबेस एक ERP की बैकबोन है। उसकी बेस पे सारे डिपार्टमेंट आपस में कनेक्टेड हैं और ये सारी जो वर्किंग हो रही है वो एक डेटाबेस के डाटा की बेस पे सारा काम हो रहा है। ठीक हो गया? तो आप इस पिक्चर को दोबारा से एक बार अच्छी तरह देख लें कि सारे डिपार्टमेंट जो हैं वो किससे कनेक्ट होंगे, एक ERP के साथ। ओके, आगे चल एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस के साथ। देखिए मैं खुद गलत कहने लग पड़ा, इतनी बार रिपीट की हैं ये चीज़ें। चलें आगे चलते हैं। अच्छा, अब मॉड्यूल्स आ जाते हैं ERP के अंदर। अच्छा, ये मॉड्यूल्स मैंने बड़े कॉमन से लिए हैं। अब ये मॉड्यूल्स वेरी करते हैं कि आपने किस चीज़ की एक ERP डिज़ाइन हो रही है। ठीक हो गया? अब ये हम इसको कह सकते हैं कि एक फैक्ट्री की या एक प्रोडक्शन यूनिट का वर्क फ्लो है या एक ERP का मॉड्यूल है। होगा क्या, फाइनेंस और अकाउंटिंग होगी, मतलब फाइनेंस वाले होंगे। एट द एंड किसी भी कंपनी या किसी भी ERP का मकसद क्या है कि फाइनेंस बेहतर करनी है, अपनी पैसे कमाने हैं। तो फाइनेंस होगा सबसे पहले और फिर उसके साथ साथ कंट्रोलिंग यूनिट होगा। कंट्रोलिंग यूनिट क्या होगा, जो टॉप मैनेजमेंट है वो उसका कंट्रोलिंग होगी उसकी। अब वर्क फ्लो किस तरह से चलेगा, क्वालिटी मैनेजमेंट होगी, प्रोजेक्ट सिस्टम्स होंगे, उसके अंदर प्लांट मेंटेनेंस होगी, मतलब जितनी चीज़ें भी अब मैं सारी पढ़ के नहीं आपको बता रहा, आप लोग ये देख लें एक बार साथ साथ कि ये सारा कुछ जो है वो एक वर्क फ्लो के अंदर है और ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक है। और इंटरलिंक होने के बाद फिर जो इनका निचोड़ बनेगा वो किसके साथ लिंक है, मतलब देखें ये सारे वर्क फ्लो की जो चीज़ें हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। इस कनेक्टेड के बाद जो रिजल्ट बन रहा है वो किसका कंसर्न है, वो कंसर्न है फाइनेंस और अकाउंटिंग का और कंट्रोलिंग का। अब दोबारा इस मिसाल को मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ कि जो वर्क फ्लो है पूरा वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। उससे जो प्रोडक्ट बनेगी उससे सेल्स होंगी और रेवेन्यू जनरेट होगा तो वो किसको कौन देखेगा, फाइनेंस वाले, और उसका फायदा किसको होगा, कंट्रोल करने वालों को, हायर अथॉरिटीज को उसका फायदा होगा।
तो ये पूरा एक इस तरह से मॉड्यूल और मॉडल पूरा चलेगा इसका। अच्छा, अब हम आ जाते हैं सैप और ओरेकल पे। अच्छा, ईआरपी के बहुत से सॉफ्टवेयर्स हैं, ईआरपी की बहुत सी कंपनीज हैं, लेकिन सैप और ओरेकल जो है ये पायनियर कंपनीज में से आप कह लो, सैप पायनियर कंपनी है बेसिकली। अच्छा, सैप स्टैंड फॉर है सिस्टम्स, आई थिंक ऐसे ही है, आप एक बार क्रॉस चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे मुझे 80% 90% श्योर है ऐसे ही है। सिस्टम्स, एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स, ये सैप की फुल फॉर्म है, या स्टैंड फॉर जिसको आप कहते हैं, फुल फॉर्म है सिस्टम्स, एप्लीकेशन और प्रोडक्ट्स। याद कर लें, पेपर में आ सकती है। अच्छा, तो सैप की क्या है, इसने एक ईआरपी प्रोग्राम बनाया है जिसको वो कहते हैं R3। ये शुरू के दिनों की बात है, जिन दिनों में सैप जो अभी न्यू इंट्रोड्यूस हुई थी। अच्छा, अभी इसकी जो इस्टेब्लिश डेट था वो भी विकिपीडिया पे, गूगल पे पड़ी होगी, मैंने आई थिंक पुट नहीं की और देखी थी, मुझे अब याद नहीं है ऐसे। तो हमें डेटें याद रखने का वैसे कोई फ़ायदा है भी नहीं। कंपनी है, अच्छी है, काम कर रही है, वेल एंड गुड, हमें उसके काम से मतलब है, कब इस्टेब्लिश हुई थी उसको छोड़ दो। तो इसने एक ईआरपी सिस्टम बनाया जिसको R3 कहते थे वो। अब उसने क्या किया कि आपकी कंपनी का एक सेंट्रलाइज डेटाबेस, एक कॉमन डेटाबेस, सेंट्रलाइज डेटाबेस बना दिया, जो उस कंपनी के जितने बिजनेस मॉड्यूल या जितने बिजनेस फंक्शंस है ना, वो आपस में सारों को इंटरलिंक करता था। वही घिसी पिटी बात आ गई ना दोबारा से, बिल्कुल इसी तरह ही है कि काम ही एक ईआरपी का ये है कि वो सारे डिपार्टमेंट्स को इंटरलिंक करे थ्रू अ सिंगल कॉमन सेंट्रलाइज, कुछ भी कह लें, ऐसी डेटाबेस के थ्रू, कॉमन सिंगल या सेंट्रलाइज डेटाबेस के थ्रू सारे ऑपरेशन को, सारे फंक्शंस को बिजनेस के इंटीग्रेट कर दे, आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ दे। ओके, अब जो सैप की R3 एप्लीकेशन उन्होंने बनाई थी वो अब सैप ईआरपी कहलाती है। ठीक हो गया। और इसमें मॉड्यूल्स कौन कौन से वो दे रहे हैं, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मटेरियल मैनेजमेंट, प्रोडक्शन प्लानिंग, क्वालिटी मैनेजमेंट, और उसके साथ साथ दूसरे एरियाज भी हैं। अब ये तो वो लिखी पड़ी बातें होंगी, इसके साथ साथ मैंने जो इनकी वेबसाइट जब सर्च की थी उसके ऊपर इन्होंने सप्लाई चेन मैनेजमेंट और डाटा एनालिसिस और कितना कुछ है, काफ़ी मज़े मज़े की चीज़ें हैं। आप लोग अगर देखना चाहें कि ये क्या है तो आपने गूगल पे जाना है, वहाँ पे लिखना है सैप, SAP सैप, दैट्स इट, एंटर प्रेस करना है, पहला लिंक इन्हीं की वेबसाइट होगी। आपने उस, अच्छा ये आई थिंक जर्मन कंपनी है, ये डेटाबेस की, आई थिंक नहीं बल्कि ये अनकन्फर्म कि ये जर्मन कंपनी है। तो आपने इनकी वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे इनकी प्रोडक्ट्स के स्क्रॉल करते जाए, नीचे आपको प्रोडक्ट्स नजर आएंगी। तो इनकी बड़ी मजे मजे की प्रोडक्ट्स हैं, वो आप लोगों ने एक बार लाजमी गो थ्रू कर लेनी है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद ओरेकल जो है वो भी सैप की कंपटीटर है। ये भी लार्ज वॉल्यूम में, मतलब बड़े लेवल पे कंपनीज को प्रोवाइड करती है डेटाबेस और एक ईआरपी सिस्टम प्रोवाइड करती है, जिसमें जो है वो इंफॉर्मेशन स्पीडली और एक बेहतर तरीके से जो है वो हैंडल की जा सकती है। अच्छा, अब ये सैप और ओरेकल दोनों डेटाबेस कंपनीज हैं, बेसिकली ये डेटाबेस ही प्रोवाइड कर रही हैं। अब आपको ये चीज़ जब समझ आएगी उस वक्त आप लोग होंगे होपफुली चौथे सेमेस्टर में और आप लोग पढ़ रहे होंगे डेटाबेस। तब आपको एक डेटाबेस के नाम पे चीज़ पढ़ाई जाएगी जिसको हम कहते हैं MySQL या SQL। अब जब MySQL आप पढ़ेंगे ना, तो फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि इसका एडवांस लेवल है ओरेकल और सैप। तो ये डेटाबेसेस ही हैं बेसिकली, और डाटा को मैनेज करने के मुख्तलिफ तरीके हैं या मुख्तलिफ टूल्स हैं, या आप इसको कह लो मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स हैं। मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये एक क्यूरी बेस्ड लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें आपका डाटा स्टोर होता है, फिर वहाँ से रिट्रीव होता है, फिर उसको हम मैनिपुलेट करते हैं, फिर उस पर फिल्टर्स लगाते हैं, फिर उस पर नॉर्मलाइजेशन होती है। अब ये ब्ला 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 कितना कुछ है जो आप लोग जाके अपनी डेटाबेस के कोर्स में पढ़ेंगे। तो होपफुली तब आपको मैं ज़रूर कहीं ना कहीं पे याद आऊँगा अगर आपने ये लेक्चर सुना है, जो कि लास्ट में एक रेशियो निकली थी हमारे यहाँ 80% लोग लेक्चर सुनते ही नहीं, और इसी से आप लोग समझ सकते हैं मुझे कितना इंटरेस्ट रह जाता होगा। लेकिन खैर मुझे वैसे ही पढ़ाने में शायद कुछ ज़्यादा मज़ा आता है,
और ऐसे ये एक्सपीरियंस मेरे लिए भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है कि मैं अकेला बैठा माइक में बातें कर रहा हूँ और लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस है। खैर होपफुली मेरे अगर लैपटॉप का कैमरा इतना अच्छा होता तो मैं शायद साथ में वेब कैम भी ऑन कर लेता, लेकिन इसके कैम के थोड़े से इशू हैं। खैर ऑफ टॉपिक चलेगा हम लोग। तो आप लोगों को ज़रूर डाटाबेस में चीज़ें समझ आ जाएंगी कि हम लोगों ने कैसे सैप और ओरेकल को मैनेज क्या चीज़ें हैं। सैप और ओरेकल बेसिकली डाटाबेस चीज़ें ही हैं जो कि एक ईआरपी प्रोवाइड करती हैं आपको, साथ में उन्होंने अपने कुछ मॉड्यूल सॉफ्टवेयर्स के बना लिए हैं जो कि आपको एक सेंट्रलाइज डाटाबेस के थ्रू कंपनी मैनेज करने का ऑप्शन देती है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन, एक ईआरपी जो है वो कितना कॉस्ट करती है? अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है कि आप लोगों को मतलब कुछ अंदाज़ा हो या आप लोगों को। अच्छा, मैंने ये क्वेश्चन डालने के पीछे एक वजह ये भी थी कि कल को कोई आपसे अगर ये पूछ ले कि अच्छा आपने ईआरपी का कोर्स पढ़ा है, वेल एंड गुड, अच्छा मुझे बताओ मैं एक ईआरपी डेवलप करना चाहता हूँ, कितने पैसे लगेंगे? कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। इवन कि अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं वो कहते हैं अच्छा ईआरपी का कोर्स आपने पढ़ा है, ओके मुझे बताओ कि मैं एक ईआरपी डेवलप करना चाह रहा हूँ, कौन सी लैंग्वेज में आप डेवलप करके दोगे? क्वेश्चन है। दूसरा, मैं एक ईआरपी डेवलप करने में कितने पैसे लगेंगे? तीसरा, मैं एक ईआरपी डेवलप करना चाह रहा हूँ, उस पर कितना एक मेरे पास कितना बड़ा बिजनेस होना चाहिए जिसके लिए आप एक ईआरपी डिज़ाइन करके दे सकते हो। तो ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो आपके ज़हन में भी आने चाहिए और आप लोगों को मेरे से क्वेश्चंस करने चाहिए। अब आप लोग थोड़े से आदी हुए हो इस चीज़ के कि आप लोगों को ढेरों डाटा उठा के दे दो और उसको को मारो रट्टा और इसको अब रट्टा मार के लिख दो। आप इस चीज़ को छोड़ के इस कोर्स में कम से कम जो है वो थोड़ा माइंड को इस्तेमाल करने की कोशिश करें थोड़ा सा। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के जहन में होंगे वो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं और मैं ये फोर्सफुली आप लोगों को मतलब इस कोर्स के अंदर से आप लोगों का 80%, इस वाली लेक्चर के अंदर से आपका 80% नहीं तो 70% पेपर ज़रूर इसी लेक्चर के अंदर से आएगा। तो मैं फोर्सफुली आप लोगों को ये लेक्चर सुनवाऊँगा, तो मजबूरी में आप लोगों को सुनना पड़ेगा। तो होपफुली आपका कोई ना कोई क्वेश्चन भी इस तरह का मुझे ज़रूर आएगा, तो आप ये क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं इस तरह के जो भी आपके जहन में। अच्छा, तो अब रह गई कॉस्ट। अच्छा, अब कॉस्ट जो है वो डिपेंड करती है किन चीज़ों पे आप किस लैंग्वेज में डेवलप कर रहे हो, कितने बड़े लेवल का डेवलप कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें मिला के कॉस्ट बनेगी। तो इसके लिए हम कोई हार्ड एंड फास्ट आंसर नहीं बता सकते उसको, उससे पहले उसकी रिक्वायरमेंट पूछेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे कहा जाता है कि आपने पाइथन बेस एक बना के देना है मुझे ईआरपी सिस्टम, जिस तरह से आजकल मैं डेवलप भी कर रहा हूँ, मैं एक कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम बना रहा हूँ, आजकल मेरी उस पर वर्किंग जा रही है। अब वो सिस्टम हमारा उसकी ड्यूरेशन है 1.5 से 2 साल डेवलपमेंट की। उसके ऊपर जो हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो तकरीबन आ रही है 2.3 मिलियन, मतलब 23 से 25 लाख के दरमियान एक ईआरपी सिस्टम के ऊपर। अब उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम ए टू जी किसी भी स्कूल में चला जाता है वो सिस्टम, किसी भी यूनिवर्सिटी में चला जाता है, किसी भी कॉलेज में चला जाता है सिस्टम। तो वो क्या करेगा, वो बच्चे के रजिस्ट्रेशन को देखेगा, वो उसके साथ साथ उसकी फ़ीस के मामला को देखेगा, उसके सिलेबस को देखेगा, उसके कोर्सेज को देखेगा। इवन कि हम उसके अंदर ये चीज़ भी पुट कर रहे हैं कि वीडियो लेक्चर्स जो हैं, क्योंकि कोविड के दिनों में ये चीज़ बहुत ज़रूरत महसूस हुई थी कि वीडियो लेक्चर्स होने चाहिए ऑनलाइन पढ़े हुए। तो उसके अंदर हम एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ले रहे हैं जिसमें वीमो वगैरह से स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हम उठा रहे हैं, जिसमें वो डाटा सारा हम स्ट्रीम करके भी देंगे। मतलब ईच एंड एवरीथिंग, हर छोटी छोटी चीज़ हम उसके अंदर कंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए उसकी कॉस्ट कितनी जा रही है। अब यही सिस्टम कोई मुझे कहे कि मुझे छोटे लेवल पे बनाना है एक छोटे से स्कूल के लिए, तो ये सिस्टम जो है 60-70 हज़ार में भी बन के दिया जा सकता है बना के। तो बात फिर वही आ गई, कॉस्ट कैसे मैयर होगी कि आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक, अब आगे चलते हैं। ओके, अब कंपनी जो है वो क्या एक्सपेक्ट करती है कि ईआरपी में मैं इन्वेस्ट करता हूँ और कंपनी कहती है मैं इन्वेस्ट करती हूँ और मुझे बताओ रिटर्न में क्या मिलेगा। अच्छा, ये क्वेश्चन ऐड करने की वजह ये थी कि जब हमने प्रपोजल दिया था इस एलएमएस या कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम आप उसको कह लें उसके लिए, तो हमसे भी यही क्वेश्चन किया गया था
कि इतने पैसे 23 लाख रुपया मैं लगा लूँ आपके एक इस सिस्टम पे, कंप्यूटराइज सिस्टम पे, तो बेनिफिट क्या होगा? मेरा सिंपल सा जवाब उनको ये था कि आप ये सिस्टम 100 इंस्टीट्यूट को देते हैं। ओके, कागज़ पेंसिल ले लें, मल्टीप्लाई करना शुरू कर दें। आप ये सिस्टम 100 स्कूल्स को देते हैं। स्कूल्स की मिसाल ले लेते हैं, 100 स्कूल्स को ये सिस्टम देते हैं। हर स्कूल के अंदर 100 बच्चा है, हम 100 बच्चे से ज़्यादा ही होते हैं, हम इसको 300 लगा लेते हैं। 100 स्कूल, हर स्कूल के अंदर 300 बच्चा, 100 मल्टीप्लाई बाय 300, आपका 100 मल्टीप्लाई बाय 300 आई थिंक सो 3000 बनता है। 1 मिनट, मुझे भी ज़रा कैलकुलेशन कर लेने दें। ओके, सो 100 मल्टीप्लाई बाय 300, ओके, ये 30,000 बच्चा बनता है। 30,000 अगर स्टूडेंट आ रहा है तो हम इससे पर स्टूडेंट अगर 10 रुपये भी चार्ज करें पर मंथ के, तो ये 1 महीने का कितना बनता है? काउंट करें, 3 लाख रुपया। दोबारा वापस आते हैं कैलकुलेशन पे। हमने ये सिस्टम 23 लाख रुपए डेवलप किया। ये सिस्टम हम 100 स्कूल्स को देते हैं। 100 स्कूल्स, हर स्कूल के पास बच्चा कितना है? 300 बच्चा लगा लो, हर स्कूल के पास 300 बच्चा है। अब 100 स्कूल 300 बच्चे के साथ ज़रब करो तो ये कितना बनता है? 30,000 बच्चा। 30,000 बच्चे का हम हर स्टूडेंट का 10 रुपये चार्ज करते हैं पर मंथ इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का। मतलब जो स्टूडेंट हमारे पोर्टल पर रजिस्टर होगा उसका स्कूल उसके बदले में हमें 10 रुपये पे करेगा। वो 10 रुपये अगर बच्चे के पीछे पे करते हैं हमें, तो 30,000 स्टूडेंट मल्टीप्लाई बाय 10 पर मंथ 3 लाख रुपीज़। ठीक हो गया? 3 लाख को अगर मैं 12 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये कितने बनते हैं? 1 साल के 36 लाख रुपए बनते हैं। मतलब आपको पहले साल से, 1 साल से भी पहले जो इन्वेस्टमेंट है वो रिटर्न में मिल रही है। ठीक, अब जब ये कॉन्सेप्ट एक कंपनी को, एक पूरे बिजनेसमैन को समझाया जाता है ना, तो उससे क्या होता है? वो इन्वेस्ट करने के लिए आगे आता है। होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा। अगर नहीं आया, कोई क्वेश्चन है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोग कुछ भी किसी तरह का क्वेश्चन पूछना चाहें कोर्स से रिलेटेड, कोर्स के अलावा, तो मैं उसके लिए अवेलेबल हूँ। मैंने उसके लिए ऑप्शन आप लोगों को बता दिए थे कि आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप CR से लेके मेरे से रब्ता कर सकते हैं। आप लोग कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछें। उसके अलावा अगर आप कोई ट्यूटोरियल चाह रहे हैं मेरे एंड से, या कोई टूल सीखना चाह रहे हैं, तो वो मुझे बताएं। अगर मैं खुद कुछ बेहतर तरीके से मुझे लगे कि मैं सिखा सकता हूँ तो वो मैं आपको खुद से सिखा दूंगा। अगर मुझे लगे कि मैं नहीं सिखा सकता तो मैं उसके वीडियो लेक्चर्स आप लोगों को यूट्यूब से ढूंढ के दे दूंगा। अगर मेरे सिखाने पे, जिस तरह मैंने अभी एक गिटहब का लेक्चर अपलोड किया है, गिटहब का ट्यूटोरियल अपलोड किया है, अगर वो मेरे उस सिखाने से भी ना आपको समझ आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मुझे खुल के बताएं। मैं आपको उससे अच्छी चीज़ कहीं से ढूंढ के वो आपको साथ शेयर कर दूंगा आपके साथ, कि आप लोग उधर से सीख लें। तो ओपन माइंड के साथ बिल्कुल सीखने के अंदाज में ज़िंदगी को लेके आगे बढ़े, तो आई थिंक आप लोगों के साथ काफ़ी आसानी रहेगी और आप लोग लर्न करेंगे स्किल। मार्क्स मैटर नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटी के मार्क्स। मैं आज भी मुझे ये पता है कि मुझे मेरे मैट्रिक के मार्क्स कितने थे, मुझे लिटरली नहीं पता। मेरे इंटरमीडिएट के मार्क्स कितने थे मुझे नहीं पता। हाँ, कुछ लोगों के लिए मैटर भी करते हैं और यूनिवर्सिटी तक एंट्री के लिए ये मैटर भी करते हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन यूनिवर्सिटी में आ गए हैं अब आप लोगों के मार्क्स मैटर नहीं करते। अब आप लोगों की डिग्री मैटर करती है। वो आप किसी भी तरह करें, आप लोगों को डिग्री मिल जाएगी। आप लोग CC ग्रेड लेके भी करें, डिग्री आपको ये दे देंगे। अब डिग्री आपके बेशक 2 CGPA के साथ है, लेकिन आपके पास स्किल है। गिटहब वाले लेक्चर ट्यूटोरियल में मैंने यही बताया था कि अगर आपके पास स्किल है, आपका गिटहब पे काम पड़ा हुआ है, आप काम दिखाएं जाके। डिग्री सिर्फ इंटरव्यू कॉल तक के लिए,
कि मेरे पास ये डिग्री है, ठीक है, मैं एलिजिबल हूँ सीट के लिए। आप इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे, आपके सीवी पे गिटहब का अकाउंट होगा, आप उसको बताएं, देखें गिटहब मेरा जाके भरा पड़ा है, मैंने इतना काम किया हुआ है। आपको काम की बेस पे काम जॉब मिलेगी, आपको काम की बेस पे और काम मिलेगा अगर आप फ्रीलांसिंग में करना चाह रहे हैं। तो खैर, फिर से मोटिवेशन लेक्चर शुरू हो गया। तो मैं मोटिवेशन आप लोगों के लिए इसलिए बार बार शुरू हो जाता हूँ, क्लास में भी और यहाँ पर भी, कि आप लोगों के पास अभी टाइम है और ये बेहतरीन टाइम है। जैसे ही आपका 5वां सेमेस्टर क्लियर हुआ, आप लोगों के पास कोई टाइम नहीं रहेगा। तो आपके पास तीसरा सेमेस्टर भी ख़त्म हो गया है और ये चौथा 5वां 2 सेमेस्टर हैं, इसमें ज़रूर कुछ सीख लें। और जो लोग इंटरेस्टेड हैं काम करने में, मैंने क्लास में भी अनाउंसमेंट की थी, यहाँ पे दोबारा बता रहा हूँ, कैसे लोग ऐसे स्टूडेंट्स जो काम कर रहे हैं या काम करने में इंटरेस्टेड हैं, वो अपना काम मेरे साथ शेयर करें। इस कोर्स के ख़त्म होने के बाद हम लोग एक ग्रुप बनाएंगे व्हाट्सएप पे, जिसमें ऐसे सारे लोग जो काम करने के लिए इंटरेस्टेड हैं या काम कर रहे हैं वो होंगे, और उनको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। और होपफुली कोशिश करेंगे कि उनको फ्रीलांस पे काम दिया जाए, मेरी तरफ से पेड काम दिया जाए, या उनको मैं सिखा दूँ कि फ्रीलांस पे कैसे काम लेते हैं। और अगर कुछ पॉलिश होने वाला हुआ तो उसके लिए इंटर्नशिप की भी हम ट्राई कर सकते हैं। तो होपफुली आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।